भारती साहब, सवाल जवाब तो करेंगे लेकिन उससे पहले अपडेट, क्योंकि कई दिन हो गए, क्या इधर 2 4 5 दिन में क्या कुछ हुआ, जरा से अपडेट कर दे शौकत भारती साहब। देखिए मुमताज साहब, ये आज की पहले अपडेट रख लें। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आज बाकायदा तौर के ऊपर रफा के ऊपर इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है, और ये हमला उस वक्त किया जबकि यूनाइटेड नेशन में बाकायदा तौर के ऊपर सीज फायर का रेजोल्यूशन पास हो गया, और पहली बार ये हुआ कि अमेरिका ने उसे विटो नहीं किया और अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ इससे पहले भी कह दिया था यानी वोटिंग से पहले, कि अगर हमारे खिलाफ बाइडेन ने जो आ रहा है रेजोल्यूशन उसको विटो नहीं किया तो अपने डेलीगेशन को अमेरिका नहीं भेजेंगे। एक डेलीगेशन जाना था और जिसमें अमेरिका के साथ बातचीत होनी थी, उसने क्लियर कट ये कंडीशन रखी थी इजराइल ने कि इजराइल की ये कंडीशन थी कि आप जो है किसी भी तरह से इसको विटो करेंगे। ऐसा लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू बाइडेन को डायरेक्शन दे रहा है, और उसके बाद उसने कहा कि आपके पास हम डेलीगेशन नहीं भेजेंगे और आपकी हम कोई बात नहीं मानेंगे, और हम बाकायदा तौर के ऊपर हम हमला करेंगे रफा के ऊपर। और आज उसने जबरदस्त हमला किया, जबकि हालात इतने खराब हुए थे कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी अभी कुछ दिन पहले रफा के बॉर्डर के ऊपर आए, और आने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया से खुद अपील की और बाकायदा तौर के ऊपर अरब कंट्रीज को भी झुंझुड़ा और बहुत नाराज हुए। एंटोनी गुटेरेस ने अपनी जितनी कोशिश थी वो उन्होंने किया, और अभी भी उनका बयान आया है कि ये जो सीज फायर है इसको जो है अगर नहीं माना तो फिर इजराइल को माफ नहीं किया जाएगा। इन सब के बावजूद जब अभी अमेरिका में जॉन कर्बी से सवाल किया गया, तो जिनके जो बाइडेन के स्पोक पर्सन है, तो वो वहां पर ये कहने लगे कि हम इजराइल के साथ थे, इजराइल के साथ हैं, इजराइल के साथ रहेंगे। ये बयान देना बाकायदा तौर के ऊपर, और ये कहा कि कोई जरूरी थोड़ी है कि असलहे की फराहमी रोक दी जाए। यानी यहां तक कि अब ये स्टेटमेंट बता रहा है कि वो अमेरिका जिसने सिर्फ वोट नहीं किया और विटो का इस्तेमाल नहीं किया पहली बार, लेकिन हकीकत यह है कि इससे लगता है कि ये लोग किस कदर ब्लैकमेल है। और क्योंकि अमेरिकन पब्लिक का बहुत ज्यादा प्रेशर था, इस प्रेशर की वजह से, और इलेक्शन करीब है, सिर्फ इस प्रेशर की वजह से इन्होंने विटो नहीं किया। और हकीकत तो यह है कि आज भी अमेरिका उसी तरीके से इजराइल के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है, और दुनिया ये समझ रही है कि अमेरिका ने साथ छोड़ दिया। अमेरिका ने साथ नहीं छोड़ा। अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए, और जो इलेक्शन के अंदर जो डिमांड थी कि सीज फायर करवाओ, सीज फायर करवाओ अमेरिका के अंदर, उस डिमांड की वजह से उसने उसमें वोट नहीं किया। जॉन कर्बी का ये बयान और दूसरे गैंट वहां के ऊपर मौजूद है, जिनको अमेरिका, अगर हालात खराब हो तो
इनको बेंजामिन नेतन्याहू को उतार कर उनको बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल की क्या नाम है हुकूमत सौंपना चाहती है, और जिससे बेंजामिन नेतन्याहू के ताल्लुकात भी खराब है। वो भी अमेरिका के अंदर है और वो भी बात कर रहा है हथियार की कि हमें पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाए। ऐसा लगता है कि जो जेफरी एप्स्टेन की रिपोर्ट थी कि ये तमाम लोग जो यहूदियों ने अय्याशी का सबसे बड़ा सेंटर बना रखा था, जहां के ऊपर बिल क्लिंटन और बाइडेन और इस तरह से तमाम लोग जो है वहां अय्याशी करने के लिए आते, इन सब की अय्याशियों की फाइल जो है वो क्या नाम है इजराइल के पास है, और उस वास्ते इजराइल जो है उसे पूरी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। तो क्योंकि इजराइल ने किसी की बातचीत नहीं मानी, यानी दुनिया की बात नहीं मान रहा, अमेरिका की बातचीत नहीं मान रहा, अमेरिका की बात नहीं मान रहा जो लोग कह रहे हैं, तो ये बड़े ताज्जुब की बातचीत है। अगर अमेरिका की बात नहीं मान रहा है तो अमेरिका उसको हथियार क्यों दे रहा है? अगर अमेरिका की बात नहीं मान रहा है तो अमेरिका ने अभी जब दूसरे पोर्ट बनाने की बातचीत हुई कि गजा को जो है साइप्रस से सप्लाई दी जाएगी, तो 30 बहुत बड़े बड़े बुलडोजर्स दिए, और वो बुलडोजर्स जो है और बाकायदा तौर के ऊपर वो उन्होंने जितना भी मलबा था फिलिस्तीन के अंदर पड़ा हुआ है जो इन्होंने बम्बार्डमेंट करके गिरा, इस मलबे को लाकर पोर्ट बनाने के लिए डंप कर रहे हैं, और उसमें रिपोर्ट्स आई है कि उस मलबे के अंदर जो फिलिस्तीनी लोग मारे गए थे, जो दबे हुए थे, उनकी लाशें भी हैं, छोटे छोटे बच्चों के सर भी हैं, लेकिन वो सब डालकर उसको गजा के पास बराबर किया जा रहा है। ये सारा काम कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। दूसरी बातचीत है कि शिफा हॉस्पिटल के ऊपर आज भी जो है बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है, और वेस्ट बैंक में भी के जो लोग थे जो बिल्कुल नौजवान थे, उन लोगों ने भी बंदूकें उठा ली और बाकायदा तौर के ऊपर इजराइलियों से लड़ने लगे और चेक पोस्ट के ऊपर हमले कर रहे हैं। गजा की तरफ से क्या नाम है हमास के हमले जो है बुरी तरीके से बढ़ गए हैं। क्या नाम है लेबनान में बाकायदा तौर के ऊपर लेबनान के ऊपर इजराइल ने फास्फोरस बॉम्बिंग की है। उसके अगेंस्ट में हिजबुल्लाह ने बहुत सी इनकी मिलिट्री यूनिट्स के ऊपर बड़े अटैक्स किए हैं और जंग बड़ी शिद्दत अख्तियार कर गई है। हौती ने तकरीबन इनके 72 घंटे के अंदर 6 शिप जो है वो डुबो दिए हैं, और इनके बाकायदा तौर के ऊपर जो है इनका आइजनहावर है उसके ऊपर भी अटैक किया है। हुदैदा जो इनका सी पोर्ट है उसके ऊपर भी काफी इन्होंने हमला किया अमेरिका और ब्रिटेन ने। जंग पूरी तरीके से बढ़ रही है, ये एक सारा मामला चल रहा है। दूसरी तरफ इन लोगों ने क्या किया कि एक बयान दिया है अमेरिका ने कि आईएसआईएस जो है वो चूंकि अभी एक्टिव है, क्या कहते हैं इराक के अंदर और सीरिया के अंदर, इसलिए जो इन्होंने कहा था कि हम 90 दिन में छोड़ के चले जाएंगे, अब उन्होंने क्लियर कट कह दिया अमेरिका ने कि हम वहां के ऊपर रहेंगे। दूसरी बातचीत है कि रशिया के अंदर आईएसआईएस का इस्तेमाल करके वहां के ऊपर हमला किया गया, और हमला करने से पहले जो है ये इत्तला क्या नाम है अमेरिका के पास थी। यानी आईएसआईएस कहीं अटैक करता है तो उसकी इत्तला पहले ही अमेरिका के पास होती है। ईरान में उसने अटैक किया तो इनके पास पहले से इत्तला थी, रशिया ने अटैक किया तो इनके पास इत्तला थी। तो अब जो पुतिन ने उन लोगों को पकड़ा है जो आईएसआईएस के लोग हैं, और उनसे बाकायदा तौर के ऊपर पूछताछ हो रही है, और पुतिन ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि यह है इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी इत्तला आपके पास कैसे थी? और दूसरे आप ये सफाई दे रहे हैं कि यूक्रेन का इससे कोई लेना देना नहीं, तो ये लोग यूक्रेन की तरफ क्यों भागे हैं? इन सारी बातों के बाद पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन का इंटेलिजेंस चीफ जो है यह है मास्टरमाइंड जिसने इसको भेजा है आईएसआईएस को यहां के ऊपर अटैक करने का।
और वो जो यूक्रेन का क्या नाम है, वो क्या नाम है, इंटेलिजेंस चीफ है, वो मोसाद के बगैर और सीआईए के बगैर हिलता नहीं है। तो इसके मतलब ये जो हमला हुआ है, ये हमला अमेरिका और इजराइल ने यूक्रेन के जरिए हम पर करवाया है। तो ये बहुत बड़ी एक खिचड़ी पक रही है। दूसरी तरफ यह है कि सीज फायर की बात के अंदर जो सीज फायर की बातें आई हैं, उसको हमास ने फौरन वेलकम किया है। क्यों वेलकम किया है? ताकि कोई ये ना कहे कि हमास सीज फायर करने में तैयार है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक लेवल पर इस सीज फायर के रेजोल्यूशन के पास होने से अमेरिका और इजराइल दोनों की डिप्लोमेटिक हार हो गई है। और हालात इतने खराब हो गए हैं, मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि सबसे पहले अगर बवाल होगा तो जॉर्डन में होगा, क्योंकि जॉर्डन के अंदर काफी फिलिस्तीनी है। तो जॉर्डन के अंदर जो है पुलिस ने काफी जो है क्या नाम है, इन लोगों को कल रोका था, लेकिन आज भी उन लोगों ने बवाल किया। इजराइल की एम्बेसी तक पहुंच गए, तोड़फोड़ था और कहा कि हम सब हमास के लोग हैं, हम सबको मारो, हम सब हमास के लोग हैं। तो जॉर्डन के अंदर ये सारी बातें जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो गई हैं और पब्लिक का गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और आज जो हमला किया है रफा के अंदर इजराइल ने, और तो इससे हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं। जी मुमताज साहब। बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए।